बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने HTML और उसके कुछ टैग्स डिस्कस किए थे और हमने ये पढ़ा था कि ब्राउज़र के अंदर जो पेजेस हमें नज़र आते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें नज़र आते हैं, उनको वेबसाइट्स या वेब पेजेस कहते हैं और उनके स्ट्रक्चर बनाने का जो लैंग्वेज है उसका नाम HTML है। कुछ टैग्स डिस्कस किए थे जैसे हेडिंग के टैग्स, पैराग्राफ के टैग्स, लिंक टैग, बटन टैग एंड सो ऑन। उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह मूव होते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ, क्लास वर्क। आप भी ऐसा करें, जब भी आप कोई काम करें, मैं आपको टास्क दूं तो आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ताकि आपका पूरा का पूरा काम वो ऑर्गेनाइज रहे। इसी फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे? फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पे ओपन फोल्डर, और हम वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प 3.0 और थर्ड क्लास के अंदर मैं क्लास वर्क के फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और सेलेक्ट फोल्डर। तो ये क्या कर लेगा, उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पे इस एक्सप्लोरर में शो करेगा, और अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो राइट साइड पे डिस्प्ले होंगे। अब कोई भी फाइल नहीं है, मैंने फोल्डर नया बनाया है, इसलिए उसके अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। क्या कर लेते हैं, एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। अगर आपने नोट किया होगा, मैं अक्सर जब HTML फाइल बनाता हूं तो पहले HTML फाइल का नाम मैं इंडेक्स रखता हूं। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तो लेट्स से आपके पास 5 HTML पेजेस हैं, ठीक है? तो सर्वर किस HTML पेज को, जब उस सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वो किस HTML पेज को दिखाएगा यूजर को? 5, लेट्स से 5 पेजेस है, कौन सा दिखाएगा? तो ये कन्वेंशन है कि हम उन 5 HTML फाइल्स में जो सबसे पहले जो यूजर को शो करना चाहते हैं उसका नाम हम इंडेक्स रखेंगे, ठीक है? तो वो बाय डिफॉल्ट जब किसी सर्वर को रिक्वेस्ट होता है तो वो index.html फाइल उठा के वो यूजर को दे देता है। अगर उसके अलावा किसी स्पेसिफिक HTML फाइल को यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो फिर वो भी दे सकता है, लेकिन अगर यूज़र कहता है कि यार बस मुझे HTML दे दो, कुछ डेटा दे दो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है? index.html यूज़र को भेजता है, ठीक है ना? हमारे पास सर्वर होता है, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे youtube.com, तो वहाँ एक सर्वर पड़ा है जो कि आपको एक HTML पेज दे रहा है। इसी तरह से अगर हम भी डिप्लॉय करेंगे तो कौन सा HTML पेज वो यूज़र को सेंड होगा, तो वो दैट विल बी index.html। तो index.html का होना ज़रूरी है, बाकी किसी भी HTML फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे HT लिखें और इस 5 पे क्लिक करें तो हमारा सारा का सारा बॉयलर प्लेट कोड वो आ जाएगा। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब ये होता है कि ऐसा कोड जिसमें आप काम कर सके, ठीक है? वो बेसिक कोड जिसमें आप काम कर सके। किसी ने अगर C++ किया हो तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इंक्लूड, वो एक IO की लाइब्रेरी इंक्लूड होती है और एक मेन फंक्शन लिखा होता है। सो C++ के कोड लिखने के लिए वो बॉयलर प्लेट है, ठीक है? इसी तरह से HTML का कोड लिखने के लिए हमारे पास ये बॉयलर प्लेट आ गया है। मैं लेट से यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ थर्ड क्लास। अच्छा, बॉडी में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास H1 का टैग भी होता है। हेडिंग 6 टाइप्स ऑफ टैग्स। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड क्लास, या हेडिंग देते हैं प्रॉपर, लेट से एडवांस्ड HTML, ठीक है? फिर हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा था। पैराग्राफ टैग लोरेम एप्सम अगर हम लिख ले तो एक डमी टेक्स्ट हमारे लिए ये विजुअल स्टूडियो कोड लिख लेगा। कैसे, अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये 8 नंबर जो लाइन है, कोई भी लाइन है, वो अगर इस व्यू से उस तरफ जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि बस ये इसी व्यू में रहे, मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना करना पड़े। तो रोमान मुझे ये बता देगा कि ऐसा क्यों, कैसे हम कर सकते हैं इसको। मैं अगर चाहता हूं कि ये इसी में, मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐसे ऐसे ना करना पड़े, तो क्या करूंगा, पता है कोई? जी, Alt Z एक ऑप्शन ये है, और या व्यू में जाएं और यहाँ पे वर्ल्ड रैप, और यहाँ देखिए शॉर्टकट क्या है, Alt+Z। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूं या Alt+Z प्रेस करूं तो दोनों से हो जाएगा। ये देखिए अब 8 नंबर लाइन है, लेकिन हमें इसी विंडो में शो हो रहा है।
अच्छा, तो ये हमारे पास पी टैग है। ऑलराइट, हमारे पास हमने एक और टैग भी पढ़ा था जिसका नाम था ए टैग। मैं अगर इसको मिटा दूं और मैं यहाँ पे लिख लूँ गो टू गूगल लेट से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टैग्स हैं, राइट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी टैग को पास करेंगे तो वो कैसे पास करेंगे, थ्रू द एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उस टैग के बारे में। अब यहाँ पे आपको तो गो टू गूगल नजर आ रहा होगा, लेकिन ये लिंक हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, वो इंफॉर्मेशन तो अभी हमने नहीं बताई ना। तो कैसे बताना होगा, एट्रीब्यूट के जरिए। और हर एक चीज के लिए अपना एक एट्रीब्यूट होता है। और ये बात याद रखिए कि एट्रीब्यूट हमेशा वो पहले टैग में हम देते हैं, ठीक है, दूसरे टैग में नहीं देते। तो मैं यहाँ पे href लिख लूंगा। और अच्छा, बाज लोगों ने इस तरह का एड्रेस लिखा हुआ था www.google.com, ऐसा नहीं, राइट। आप लोगों ने https प्रोटोकॉल नेम कोलोन फॉरवर्ड डबल स्लैशेस इन google.com और फिर कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, राइट। अच्छा, सो ये लिंक टैग एंड सो ऑन। अच्छा, बास टैग्स ऐसे होते हैं। अब href टैग है, मैं दरवेश से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं href टैग h1 में यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं। फायदा होगा कुछ? सर अगर जरूरत पड़े तो ऐसे में। href की ज़रूरत तो है, वहाँ पे नहीं है। सिर्फ ए में ज़रूरत है, वो आपको रिडायरेक्ट करता है। h1 का तो ये काम ही नहीं है। तो अब जो href एट्रीब्यूट है, दिस इज स्पेसिफिक टू ए टैग। एक है। तो बाज टैग्स ऐसे होते हैं जो किसी, बाज एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टैग्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और बाज एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी टैग में दे सकते हैं। सो रिकेप हो गया, इमेज हमने पढ़ा था एंड सो ऑन। आज हम कुछ एडवांस चीज़ें डिस्कस करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, जिस तरह आप वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं। आप किसी चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, उस पर कोई और स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो हाउ वी वुड डू दैट इन द HTML। तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो टैग्स हैं। लेट से मैं यहाँ पे लॉरम एप्सम, इसमें इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ कि HTML stands for hypertext markup language and it is so popular for building websites। ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको मैं बोल्ड करूं, तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो असाइनमेंट दी थी कि आप इमेज पे क्लिक करेंगे, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा किसी दूसरे वेबसाइट को। तो उसमें ट्रिक क्या था? एक को दरमियान में लिया था। हाँ एग्जैक्टली, आपने लिंक के टैग के अंदर इमेज का टैग लिया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक टैग के अंदर हम किसी भी दूसरे टैग को यूज कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। और तो इसी तरह से स्पीड टैग के अंदर भी हम यहाँ पे बोल्ड करने का टैग यूज कर सकते हैं। फॉर बोल्ड हम बी टैग यूज करेंगे, ठीक है। तो जिस चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम इस बी टैग्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, सो आई विल राइट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन बिटवीन द बी टैग्स। खोलते हैं इसको, इस index.html फाइल को ब्राउज़र में खोलते हैं। कैसे खोलेंगे? डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें, ये बाकी टेक्स्ट नॉर्मल है, ये बोल्ड हुआ है। इसी तरह से अगर बिल्डिंग वेबसाइट्स को आप बोल्ड करना चाहते हैं यूजिंग, आपके पास एक और टैग भी है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मुझे क्यों वो सजेशंस नहीं दे रहा, इसलिए कि इसके साथ स्पेस नहीं है। बाद में अगर स्पेस हो ना तो वो आसानी से फिर सजेशन देता है। तो मैं इस एंडिंग टैग को यहाँ से हटा के मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको आखिर में ले आता हूँ, ठीक है। सो वेबसाइट्स भी बोल्ड हो गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड
एक ही चीज़ है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लेट से मैं यहाँ पे एक और जुमला लिख लेता हूँ कि the current version of HTML is सफ़ी कौन सा वर्जन है? 3 है क्या 2? 5 है, ठीक है, वर्जन 5 लेट से। और मैं इस वर्जन 5 को ऐसे राइट इटैलिक का तो पता है ना, जो कि राइट साइड पे थोड़ा सा वो होता है, टिल्ट हुआ होता है, तो उसके लिए मैं आई टैग यूज़ करूँगा, वेरी ऑब्वियस आई इटैलिक, ठीक है। सो इस एंडिंग टैग को मैं यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पे ले, ठीक है। इसी तरह से हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए वर्जन 5 वो इटैलिक हो गया है। इसी तरह हम इसके अलावा EM भी यूज़ कर सकते हैं, आई गेस आई की जगह EM भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेट से आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस तरह आप कोई बुक पढ़ते हैं और किसी इंपॉर्टेंट लाइन को आप हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ ना, कंट्रोल F, और मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कैसे उसने मार्क किया है। तो बिल्कुल इसी तरह मार्क अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखिए जब मैं किसी चीज़ को सर्च कर रहा हूँ तो वो चीज़ उसको मार्क कर देता है ब्राउज़र खुद। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो वो वापस अपने स्टाइल पे आ जाएगा। तो अगर इस तरह का मार्क हम करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मार्क टैग है। और इस पूरे के पूरे जुमले को मैं लेट से यहाँ तक मार्क करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है लेवल पे। और अच्छा, इसको यहाँ से हटा के जिस टेक्स्ट पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, सॉरी, उस टेक्स्ट पे अप्लाई करना। अब देखिए नेस्टेड एक पी टैग है, पी के अंदर मार्क टैग है, मार्क के अंदर बी टैग है, नो वरीज, वी कैन यूज इट, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो टेक्स्ट है हमारे पास ये मार्क हो गया है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का वो है स्मॉल। अक्सर आपको पता है CSS हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उससे मैं अपने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करूं, तो उसके आपके पास ऑलरेडी कौन सा टैग है? स्मॉल टैग है। लेट से मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखूं और वो स्मॉल हो। क्या टेक्स्ट लिखूं, कोई आइडिया है? लेट्स से दिस इज वी आर छतरा बंजरा वन गुरुजी, वी आर एंजॉइंग द बूट कैम्प, ठीक है। और लेट्स से मैं बूट कैम्प के लफ्ज़ को क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्मॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा? स्मॉल टैग। सॉरी, तो आप इसको देख सकते हैं, ये छोटा सा हो गया है। अब मैंने कुछ गलती कर दी है, वो क्या है कि ए बी इस पी टैग के अंदर आ गया है। वो क्यों? इसलिए कि वो पी का जो एंडिंग टैग था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, सो बूट कैम्प आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा हुआ है। तो अगर आप नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ से थोड़े से छोटे फ़ॉन्ट साइज़ को किसी टेक्स्ट को छोटे से फ़ॉन्ट साइज़ में दिखाना चाहते हैं तो फिर स्मॉल टैग यूज़ करें। डिलीट टैग आपने अक्सर देखा होगा, एक प्राइस लिखा होता है और उस प्राइस को कट करके कोई दूसरा प्राइस लिखा होता है। अक्सर ई कॉमर्स स्टोर में ऐसा होता है, सेल में। तो उसके लिए डेल टैग यूज़ होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को वो कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करते हैं कि एक प्राइस को कट करते हैं और प्राइस, और लेट से मैं कहता हूँ कि RS 300, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कट करूँ और न्यू प्रोडक्ट
न्यू जो प्राइस है वो लेट से 2000 है, मैं इसको शो करूँ तो इसको मैं कौन से टैग में बंद करूँगा, डेल टैग में। ठीक है, तो इस तरह का एक कट आ जाता है। सो दिस इज अवर डेल टैग। अगर मैं इंसर्टेड टेक्स्ट, अच्छा लेट्स से वी हैव अनदर टेक्स्ट, और अच्छा अगर मैं इसको इंसर्ट में बंद करूं तो इसके अंदर इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। या इसके लिए एक और टैग भी है, यू टैग, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर इस इंसर्ट की बजाय यहाँ पे यू यूज़ करूँ, सो आई गेस इट विल वर्क, विच मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन टैग। इट इज़ वर्किंग द सेम, आई एम रिफ्रेशिंग द पेज और स्टिल सेम है। तो यू और इंसर्ट INS टैग दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़ा होगा ना। मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कार्बन सिंबल, ठीक है, और मैं इमेजेस में जाता हूँ और लेट्स से एक सही तस्वीर उठाते हैं इसमें। अच्छा ये जो है ना, ये जो ऊपर 6 लिखा है इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। और अगर आप H2O का फार्मूला देके जो नीचे 2 लिखा होता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। नीचे सबसे तो ये सी है। नहीं ये बहुत फार्मूला, अच्छा ये इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो ऊपर कोई नंबर आ जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट। कैसे करेंगे HTML में, सब और सब उससे मैं अगर यहाँ पे लेट्स से कार्बन का फार्मूला लिखना चाहता हूँ, सो द फार्मूला ऑफ कार्बन इज, या सिंबल सॉरी, केमिस्ट्री में वर्क है, कार्बन इज क्या है C, और अच्छा C के ऊपर क्या होगा, 12 होगा क्या 6, मास नंबर ऊपर होता है ना, तो 12 ऊपर होगा। सो मैं अगर 12 यहाँ पे लिख लूँ, कैसे ऊपर करूँगा इसको, SUP वाला वो यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर दिखाई दे। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इस तरह 12 दिखाई देगा। अच्छा अगर मैं 6 लिखूँ, लेट्स से सब में 6 लिखूँ, ये थोड़ा सा आगे शो हो जाएगा लेकिन नो वरीज, सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखिए 6 इस तरह हमें दिखाई देगा। तो अब ये अपनी जगह गिर रहा है ना, तो इसलिए ये इस जगह में नहीं आ सकता, आगे आएगा, ठीक है। 6 इसके आगे आएगा, अगर हम 6 को पहले लिखेंगे। सो वी कैन, यू कैन से कि हम उस तरह का फार्मूला नहीं लिख सकते HTML, 6 को पीछे लिख देंगे। चलो C के पीछे लिख देंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छा सही है। तो ये सबस्क्रिप्ट है, और ये जो ऊपर होता है दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस तरह का टेक्स्ट लिख लेता हूँ उसमें जो मैं एंटर दबाता हूँ, स्पेस 2-3 स्पेसेस देता हूँ, एग्जैक्टली उसी किस्म का टेक्स्ट मुझे शो हो, तो उसके लिए आप प्री टेक यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप प्री टेक के अंदर कोई भी चीज़ लिख लेते हैं तो वो इस तरह, मतलब अगर आप यहाँ पे एंटर दबाएं और इसको नेक्स्ट लाइन पे करें तो क्या ये नेक्स्ट लाइन पे शो होगा, नो, ये इसको एक स्पेस कंसिडर करेगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं आई, मैं इसको भी सेपरेट लाइन पे कर लेता हूँ, नो चेंजेस, क्योंकि एंटर और स्पेसेस और मल्टीपल स्पेसेस सबको HTML एक स्पेस कंसिडर करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट को जैसे फॉर्मेट करें बिल्कुल उसी तरह से हमें नजर आए तो हमें प्री टेक में करना होगा। अगर मैं इसके अंदर लॉरम इप्सम करूँ और मैं यहाँ पे
इस कीवर्ड को एंटर दबाऊं और इसमें स्पेसेस डालूं, तो ये इसी तरह हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये देखिए एंटर है, इसके बीच में स्पेस है, फिर यहाँ पे भी स्पेस है, एंड सो ऑन। लेकिन उसका ये है कि फ़ॉन्ट फैमिली उसकी थोड़ी चेंज है ना, इसलिए थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द प्री टेक। अगर चाहते हैं कि आप कोई लेट से कोड लिखते हैं या कोई कोड लिखते हैं जिसमें वो फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको क्या चाहिए कि उसको किसके अंदर लिखें, प्री टेक के अंदर लिखें। अब देखिए ये जो स्पेस है ये भी आ रहा है वहाँ पे, और ये जो नेक्स्ट लाइन है ये भी आ रहा है। Alright, so these were the text formatting takes. आप ऐसा करें कि एक पैराग्राफ लिखें और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ अच्छा लिखें, राइट, लोरम इप्सम पे ना करें, कुछ लिखें अपनी तरफ से, किसी टॉपिक पे लिखें, रिएक्ट पे कुछ लिखें, किसी नोट.जेएस पे कुछ लिखें, कुछ भी लिखें, और उनमें ये सारे के सारे टेक्स वो यूज़ करें, और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अभी करें प्लीज़। ओके, सो स्टाइल एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स दो किस्म के होते हैं। एक वो एट्रीब्यूट होता है जो कि हम हर टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, और उस एट्रीब्यूट को ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और बाद ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे href की मिसाल मैंने दी। अब लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं इस हेडिंग का जो कलर है या इसका बैकग्राउंड कलर है मैं इसको चेंज करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगा। अब स्टाइल का एट्रीब्यूट ग्लोबल एट्रीब्यूट है, आप किसी भी टैग के कलर को, उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं या उसके दूसरे स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। सो स्टाइल इज़ अ ग्लोबल एट्रीब्यूट, और ये क्या करता है कि इस एट्रीब्यूट में जो वैल्यू हम देते हैं वो वैल्यू स्टाइल्स होती हैं जो बेसिकली उस एलिमेंट पे फिर अप्लाई होती है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे हम देंगे, टैग नेम होगा और स्टार्ट फर्स्ट जो टैग है, जो स्टार्टिंग टैग जिसको हम कहते हैं, उसमें हम स्टाइल डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट, और उसको फिर वैल्यूज देंगे। और किस तरह प्रॉपर्टी नेम देंगे कि लेट से हम कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, और फिर उसको वैल्यू देंगे। बीच में कोलोन होगा और आखिर में हर एक प्रॉपर्टी वैल्यू के आखिर में सेमी कोलोन होगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी, द वैल्यू इज अ CSS वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। लेट से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करूँगा, प्रॉपर्टी नेम लिखूँगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर है, मैं पूरा लिख लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और फिर कोलोन लगाऊंगा, और फिर उसके बाद इसको वैल्यू दूंगा। आपको पता है कुछ प्री डिफाइन HTML, अच्छा, बैकग्राउंड कलर को और कलर को हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, उसकी तरफ आते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास HTML में कलर्स कैसे होते हैं, कैसे हम उनको वैल्यूज देंगे। तो कलर को हम नेम भी दे सकते हैं, कोई नेम आप नहीं दे सकते, स्पेसिफिक नेम्स डिफाइन है। जिस तरह मशहूर कलर है रेड, ग्रीन, ये सब भी डिफाइन है, और इनके अलावा ये भी है टोमेटो, ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, स्लेट ब्लू, ग्रे, वायलेट, लाइट ग्रे, पर्पल, और ये जो मशहूर कलर है ये सारे के सारे HTML में डिफाइन है। तो हम इस बैकग्राउंड कलर को एज अ वैल्यू यहाँ पे कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर, एंड दैट कलर इज लेट से पर्पल। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो गया है। और यहाँ आपको अभी ये भी पता चल गया कि कैसे ब्लॉक एलिमेंट वो अपने लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट 100% विड्थ घेरा होता है। ठीक है, ये देखिए बैकग्राउंड कलर आप देखिए, उसने पूरा का पूरा विड्थ वो घेरा हुआ है। अच्छा, तो स्टाइल टैग को हम कहीं भी दे सकते हैं। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसके कलर को, ये डार्क कलर है पर्पल, मैं चाहता हूँ कि अगर इसके कलर को, टेक्स्ट कलर को मैं वाइट करूँ, तो इसके लिए हमारे पास फ़ॉन्ट कलर नहीं है, राइट। इसमें CSS में जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए, वो है सिर्फ कलर। तो कलर, प्रॉपर्टी नेम, फिर कोलोन, फिर वैल्यू। तो कलर की वैल्यू क्या हो सकती है, वाइट, ब्लैक, कोई भी रंग हो सकता है, जो मशहूर कलर है वो HTML में डिफाइन है, और फिर सेमी कोलोन।
तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ इसको रिफ्रेश करूं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। मेक सेंस? अच्छा, हम कलर को और भी वैल्यूज दे सकते हैं। ये तो HTML का डिफाइन किया हुआ कलर था। हम कलर को RGB वैल्यू भी दे सकते हैं। आपको पता है अताउल्ला, लिसन, हम कलर को RGB वैल्यू भी दे सकते हैं। RGB आपको पता है हर कलर वो 3 कलर से बन सकता है। हर कलर दुनिया में जो भी कलर है वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। अगर हम तमाम कलर्स को ज़ीरो करें तो ब्लैक कलर बन जाएगा। अगर हम अच्छा कलर्स की 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज होती है। अगर हम रेड भी 255 दे दें, ग्रीन भी 255 दे दें और ब्लू भी 255 दे दें, सारों की मैक्सिमम वैल्यू दे दें तो वाइट कलर बन जाए। तो हम कैसे RGB में कोई कलर देंगे? अगर हम कोई कस्टम कलर देना चाहते हैं तो उसको हम RGB में लिखेंगे। अब पहला जो जिस तरह नाम से जाहिर है रेड, ग्रीन, ब्लू, तो पहले हम रेड की कोई वैल्यू देंगे 0 से लेकर 255 तक। तो लेट से मैं 34 दे देता हूँ। ग्रीन के वैल्यू में मैं 55 दे देता हूँ और इसके वैल्यू में मैं 98 दे देता हूँ। तो अब देखिए ये सारी की सारी वैल्यू 0 के करीब है, इससे ये डार्क कलर बन रहा है। समझ रहे हैं? जितना 255 के करीब होगा उतना ही ये क्या होगा, लाइट कलर होगा। नीचे अगर 0 के करीब होगा फिर डार्क होगा, 255 के करीब होगा तो फिर वो लाइट कलर होगा। अच्छा, RGB दे सकते हैं और साथ में कोई भी HTML कलर दे सकते हैं इसकी बजाय। अच्छा, एक और आपको पता है RGBA भी आप दे सकते हैं। RGBA का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है अल्फा चैनल, यानी ओपेसिटी। ओपेसिटी की वैल्यू, अल्फा चैनल की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आप कोई भी दे सकते हैं। 1 का मतलब होता है फुल विजिबल 100% और 0 का मतलब होता है फुल नॉन विजिबल। तो मैं यहाँ पे लेट से इसकी इंटेंसिटी को कम करना चाहता हूँ, ओपेसिटी को, तो मैं यहाँ पे 0.5 दे दूंगा। क्या दे दूंगा? ए की वैल्यू में 0.5। तो कलर को देख रहे हैं किस तरह कलर चेंज हो गया? क्यों? इसकी ओपेसिटी वो कम हो जाएगी। ये देखिए पीछे वो बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है वाइट, ठीक है। अगर ये ब्लैक बैकग्राउंड होता तो ये और भी डार्क हो जाता। अच्छा, मैं अगर इसको 1 करूं तो फिर तो नॉर्मल कलर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 0 करूं तो फिर इसकी ओपेसिटी, वो इस कलर की ओपेसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमें दिखाई देगा। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ए इससे हटा देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज आर कलर्स। आते हैं डेफ टैग की तरफ। व्हाट इज डिवीजन और डेफ टैग? अभी तक जो भी टैग्स हम पढ़ रहे थे, जिस टैग को भी हमने डिस्कस किया है, दैट टैग इज रिलेटेड टू सम टेक्स्ट। व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंटेनर? क्यों कैसे हम करेंगे? जब हम एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, लेट्स से अगर मैं एक ऑरेंज स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? चाहे उसमें टेक्स्ट हो ना हो। तो डिवीजन टैग एक ऐसा टैग है जो कि हम किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक शेप्स, या किसी को किसी और टैग को उसके अंदर बंद करने के लिए, किसी भी मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वो लेता हूँ, डिवीजन टैग लेता हूँ और इस डिवीजन टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज डिफ, दिस इज डिवीजन टैग। मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल टैग होता है, नॉर्मल पैराग्राफ टैग होता है, बिल्कुल उसी तरह का है। अगर मैं इसको, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँगा? स्टाइल एट्रीब्यूट दूंगा और स्टाइल एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड कलर, और उसको फिर मैं लेट से ऑरेंज की वैल्यू देना चाहता हूँ। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए डिवीजन टैग बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ब्लॉक टैग एलिमेंट होता है, ब्लॉक स्कोप या ब्लॉक एलिमेंट है, तो इससे ये पूरा का पूरा विड्थ वो ऑक्युपाई कर रहा है। अच्छा, सो दिस इज डिवीजन टैग। आपको पता है हम इसका हाइट और विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है
वो लेट से होना चाहिए 100 पिक्सल्स, और पिक्सल मैंने बताया था तकरीबन एक डॉट होता है, तो 100 डॉट को एक दूसरे के पीछे करें तो इसको इससे 100 पिक्सल बन जाएगा। और मैं इसका विड्थ भी 100 पिक्सल करना चाहता हूँ, सो आई कैन डू दैट राइट। तो ये कितनी जगह घेरेगा, बस इतनी ही जगह वो घेरेगा, ये देखिए। ठीक है, अगर हम इससे ये हटा लेना ये टेक्स्ट, तो भी ये इसी तरह एक स्क्वायर होगा, नो मैटर इफ देयर इज सम चिल्ड्रन सम टेक्स्ट इनसाइड और नॉट। समझ आ गई? अगर इसमें आप डिफ टेक डिफाइन कर लेते हैं और इसको आप हाइट और विड्थ नहीं देते और इसके अंदर चिल्ड्रन भी नहीं है, तो फिर ये कोई भी जगह नहीं घेरेगा। मैं इसके अंदर एक और, इसके अंदर नहीं बल्कि इसके बाद एक और ए टैग ले लेता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूँ गो टू क्वांटम। ठीक है, और इसका जो वेबसाइट है वो मैं वो यहाँ पे दे देता हूँ, वेबसाइट इज qla.com। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, तो दोनों लिंक्स एक दूसरे के पीछे हैं, डिफ का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके आपने ना हाइट और विड्थ डिफाइन किया हुआ है और ना उनके उसमें टेक्स्ट दिया है, वो एम्प्टी है, तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप डिफ टेग को शो करना चाहते हैं तो उसको आप हाइट और विड्थ देंगे, क्या देंगे? हाइट और विड्थ देंगे। मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स दे देता हूँ और विड्थ को भी मैं 300 पिक्सल्स कर लेता हूँ। मेक सेंस? समझ आ रही है? तो अब ये हमें नज़र आ जाएगा, जगह भी घेर लेगा, ये देखिए। लेकिन स्टिल ये इतनी, मतलब इसने जो इसका जो टोटल विड्थ है वो 300 पिक्सल है, स्टिल क्वांटम लर्निंग एकेडमी का जो लिंक टैग है वो दूसरी लाइन पे नज़र आ रहा है। रोमान क्यों? नाइस। ये जो डिव होता है ये क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट की खासियत ये है कि वो अपने लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं छोड़ता। अच्छा, नो मैटर अगर उसका विड्थ कम है ज़्यादा है, नो वरीज। और बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट कितना विड्थ लेता है? 100%। तो div tag is used for like, it is a division tag, you can use it for anything। टेक्स्ट लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल या किसी कोई उसको बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर div tag। आगे जाते हैं फॉर्म्स और इनपुट फील्ड की तरफ। अच्छा, मैं अगर किसी वेबसाइट में चला जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे चलता हूँ AWS, ठीक है, और मैं amazon.com पे चला जाता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो एक फॉर्म मुझे मिल रहा है जो कि लेट्स से क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट करते हैं। ये देखिए एक फॉर्म मुझे मिल रहा है जिसके अंदर मैं ईमेल डालूंगा, यहाँ पे मैं AWS अकाउंट नेम डालूंगा लेट्स से, और यहाँ पे एक बटन है। इस फॉर्म को हम HTML में कैसे बनाएंगे तो उसको डिस्कस करते हैं। एक अच्छा, डिफ टेक के अलावा मैं क्या डिस्कस करना चाहता था? ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, हाँ लोकल है, और क्या था? अच्छा, अभी याद आ गया। यूएल और ओएल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने उसके एट्रीब्यूट्स आपको नहीं बताए, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ लिस्ट, ठीक है, और एक यूएल लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर मैं लेट से लिख लेता हूँ एल आई के अंदर से यूईटी पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, और लेट से फास्ट, ठीक है, ये पेशावर की यूनिवर्सिटीज़ है लेट से। तो अगर हम इसको यहाँ पे शो करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो इसका स्टाइल होता है वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो इसका यूएल में सिर्फ एक एट्रीब्यूट है जिसको हम टाइप कहते हैं। इसको हम स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर दे दें
तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये स्क्वेयर्ड हो गए हैं। इसी तरह आप इसको सर्कल भी दे सकते हैं। लेस स्टाइल को चेंज करने के लिए, जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तो सर्कल से क्या होता है कि वो एम्प्टी सर्कल्स यहाँ पे आ जाते हैं। मेक सेंस? हम ऑयल लेते हैं अब, और ऑयल में हम एल लेते हैं, लेट्स से क्या लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख लेते हैं। डबल टिक, अच्छा आप ये जो बुलेट पॉइंट्स है इसकी जगह इमेज भी डाल सकते हैं। तो आप डबल टिक की एक छोटी सी इमेज डाउनलोड करें और फिर CSS के ज़रिए आप उस यहाँ पे डाल सकते हैं किसी इमेज को भी। आपके पास ये ऑप्शन है, हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप जो लेस स्टाइल टाइप है, ये जो बुलेट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी जगह आप एक इमेज दे दें। तो जो डबल टिक आपको चाहिए, अच्छा उसमें डबल टिक था तो आप उसको CSS से कर सकते हैं। डबल टिक के PNG को डाउनलोड करें, उसको यहाँ, यप एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं यहाँ पे li लिख लेता हूँ, और लेट्स से पाइथन, हम और अच्छी लैंग्वेज बताएं, टाइपस्क्रिप्ट ये अच्छी है। किसी को कोई और लैंग्वेज पसंद है? C++ हमारी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 से शुरू होता है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें यहाँ पे 1 2 3 और ये चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। हम इसका भी एक टाइप वो होता है। आप अगर चाहते हैं कि हम ABC में इसको शो करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, टाइप इसका क्या होता है, 1 होता है, 1 2 3 में आपको दिखाई दे रहा। अगर हम A करें, कैपिटल A, तो ये अल्फ़ाबेट्स में हमें इन नंबरिंग को शो करेगा। हम छोटा a भी दे सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि छोटे अल्फ़ाबेट्स में ये शो करो, ठीक है, इसकी नंबरिंग छोटे अल्फ़ाबेट्स में करो। इसी तरह हम रोमन में अगर करना चाहते हैं, तो रोमन में भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो छोटे रोमन्स या बड़े रोमन्स। तो आप कैपिटल I लिख लें तो बड़े रोमन से वो नंबरिंग कर लेगा, और अगर आप छोटा I लिख लेते हैं तो वो छोटे रोमन से उनकी नंबरिंग वो कर लेगा। अगर मैं लेट से इसकी टाइप 1 है और आप चाहते हैं कि 100 से ही शुरू हो, लेट से जावास्क्रिप्ट का नंबर 100 है, फिर 101 पाइथन है, आई गेस इसको हम वैल्यू देंगे, वैल्यू 100 में कर लेता हूँ, लेट से चेक कर लेते हैं। काम नहीं कर रहा, अब मैं OL के वो चेक कर लूँगा, थोड़ा सा टाइम दे मुझे। OL एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो OL के एट्रीब्यूट्स में हमारे पास टाइप है, और क्या है, स्टार्ट है, सॉरी मेरे ख्याल से li के अंदर वैल्यू होती है। मैं अगर इस वैल्यू को li के अंदर लिख लूँ, फर्स्ट li के अंदर, तो क्या होगा देखते हैं। सो इट्स वर्किंग राइट। तो पहले li के अंदर अगर आप वैल्यू किसी वैल्यू को लिख लेते हैं तो वो उससे आगे फिर कंटिन्यू करता है। एक और ऑप्शन ये है कि आप इसी वैल्यू को यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्टार्ट में। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं 100 से, तो वन ऑफ द सेम थिंग। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो आप एक गौर से देखें, बाज़ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं, जैसे रिवर्स का एट्रीब्यूट है, ये इसे कोई भी वैल्यू दरकार नहीं होती। ये एट्रीब्यूट अगर नहीं होता तो रिवर्स वो होता है नहीं, लेकिन अगर इस एट्रीब्यूट को सिर्फ आप लिख लेते हैं ना, तो वो रिवर्स हो जाते हैं। तो बाज़ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होता है, वो कोई वैल्यू नहीं लेता, ठीक है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक काम होता है। अब जैसे रिवर्स का एट्रीब्यूट हमने दे दिया, तो इसने इस ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स काउंटिंग इसने शुरू कर दी। समझ आ गई? अगर रिवर्स नहीं था तो फिर क्या था, फिर सही तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा था। सो बाज़ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो कोई भी वैल्यू वो नहीं लेते। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिस्ट। आप ऐसा करें कि एक दो लिस्ट बनाएं, इसमें ये चीज़ें यूज़ करें, और इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर्म्स की तरफ। आप थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो जाएंगे, बोर हो रहे हैं। सो या कंटिन्यूइंग इट आफ्टर अ व्हाइल।
ऑलराइट, सो मैं लेट से इस सफ़ी आप वहाँ पे देके मैं करता हूँ। अच्छा, लोरेमेप से मैंने टेक्स्ट लिया और मैं इसका विथ और हाइट 30 पिक्सल्स करता हूँ, विच इज़ वेरी लेस। विथ सही है 300, नो इसको 50 कर लेता हूँ। हाल तो वो रहे, ये देखिए, ये मेरे पास वो डिव है बहुत छोटा सा और उसमें बहुत सारा टेक्स्ट है, वो सारा इसके ऊपर आ रहा है। बिहेवियर अगर आप देखें ना तो कैसा बिहेवियर बन रहा है, नीचे जो आप एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं ना वो, अच्छा, डिव ने सिर्फ जितना हाइट और विड्थ आपने डिफाइन किया है सिर्फ उतनी जगह ही घेरी है, ठीक है, और उसके अलावा और जगह उसने नहीं घेरी। इसका मतलब यह है कि आप जब हाइट और विड्थ डिफाइन कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही स्पेस वो कवर करेगा। अगर उसके चाइल्ड उस स्पेस में नहीं आते तो वो ओवरफ्लो होंगे, इसको कहते हैं ओवरफ्लो, स्टेक ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो है। अब ओवरफ्लो अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आगे हम पढ़ेंगे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओवरफ्लो को आप हिडन कर सकते हैं, तो फिर आपको ये ओवरफ्लो नज़र नहीं आएगा। देखिए उस टेक्स्ट को इसने कट किया हुआ है, ठीक है। वापस इसको मैं हटा देता हूँ इन चेंजेस को, तो आपको समझ आ गई कि जब कोई एलिमेंट के आप हाइट और विड्थ डिफाइन कर लेते हैं तो वो सिर्फ उतनी ही जगह घेरेगा, चाइल्ड अगर उसी जगह में नहीं आ सकते तो फिर क्या करेंगे, ओवरफ्लो करेंगे। फॉर्म की तरफ आते हैं। अभी हमने AWS का जो साइन इन या साइन अप कंसोल था, या फेसबुक आप जाएं, इंस्टाग्राम में जाएं, सब में आपको एक फॉर्म नज़र आ जाएगा जिसमें आपसे इनपुट मांगते हैं कि अपना ईमेल दे दो, नेम दे दो। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे BR, सॉरी, यहाँ पे थोड़े से BR दे दूंगा ताकि नीचे मेरे पास स्पेस आ जाए। और यहाँ मैं एक H3 एलिमेंट डिफाइन करता हूँ और इसको मैं HTML फॉर्म्स की हेडिंग देता हूँ। अच्छा, लैपटॉप पे लैपटॉप को ना देके प्लीज़ वहाँ देखें, ठीक है। मैं आपको टास्क दूंगा, आपको टाइम दूंगा, आप सब इंशाल्लाह रिपीट करेंगे, गौर से देखें। फॉर्म को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है फॉर्म, ऑब्वियसली। एक्शन एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको दे देता है, इसको मैं मिटा दूंगा फॉर द टाइम बीइंग, और फिर बाद में इसको समझते हैं जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये किस लिए होता है। फॉर्म के अंदर हम हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अंदर यूज़ करें। एक है लेबल। लेबल क्या है, ये जिस तरह एक टेक्स्ट के लिए टैग होता है, लेबल भी एक टैग है टेक्स्ट के लिए। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट से ईमेल, ठीक है। और फिर अगर हम यूज़र से कोई इनपुट चाहते हैं तो उसके लिए जो इनपुट फील्ड है उसका नाम क्या है, उस टैग का नाम है इनपुट, एंड दिस इज ऑल्सो इन एम्प्टी टैग। इनपुट टैग क्या है, एम्प्टी टैग है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है बल्कि ये एक एलिमेंट डालना है इसमें, इसलिए ये एक एम्प्टी टैग है। और इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फॉर द टाइम बिंग टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूँ, नीचे आऊँ, तो ये देखिए मेरे पास ये ईमेल है और साथ में इनपुट फील्ड है जिसमें मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो गौर करने वाले हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, वो इनसे एक और बात का अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि लेबल और इनपुट फील्ड दोनों क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे आए हैं। अगर इनपुट लेबल इनलाइन होता और इनपुट ब्लॉक होता तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आता, क्योंकि इनपुट वो नए लाइन से शुरू भी करता और अपने लाइन में कोई दूसरे को छोड़ता भी नहीं। तो ये दोनों इनलाइन एलिमेंट्स है। मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और लेबल ले लेता हूँ। अच्छा, फॉर भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर बाद। लेट से मैं फ़ोन नंबर कर लेता हूँ, ठीक है। और एक और इनपुट फील्ड लेते हैं, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा नंबर, ठीक है। इसमें हम फिर सिर्फ नंबर्स इंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकते। और लेट से मैं नेम को ऊपर ले लूँगा, सॉरी, हाँ, एक लेबल लेते हैं जिसको हम
नेम का नाम दे देते हैं और एक इनपुट फील्ड लेते हैं जिसका टाइप क्या होगा, वो टेक्स्ट होगा। और आपको पता है ईमेल का टाइप भी मौजूद है जिसमें आप एक वैलिड ईमेल देंगे। अगर आप @ और .com प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो वो आपको एरर फिर आगे नहीं छोड़ेगा सबमिट करने के लिए। अच्छा फ़ोन नंबर है और क्या है हमारे पास, लेट्स से पासवर्ड है, ठीक है। आप अपना अकाउंट बना रहे हैं तो पासवर्ड भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास एक और टाइप है पासवर्ड। और इस पासवर्ड के उसमें क्या होता है आपको पता है, टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा होता, अभी आपको दिखा भी दूँगा। और साथ में बटन भी लेते हैं और जिसमें लिखा होगा साइन अप, सेव कर लेते हैं। और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ ये सब एक ही लाइन पे आ गए। अब मैं अगर नेम में टाइपिंग करूँगा तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोमान, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमद @gmail.com, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0312345678 और पासवर्ड में जो भी लिखता हूँ वो तो आपको वैसे भी नज़र नहीं आएगा। और साइन अप करता हूँ तो ये पेज रिफ़्रेश हो जाता है और सारे के सारे इनपुट फील्ड्स वो दोबारा से एम्प्टी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेक सेंस। यूआई सही नहीं है, सब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, वी डोंट लाइक इट। अब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए मैं चाहता हूं कि नेम के बाद जो ईमेल है मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट लाइन पे नजर आए, तो क्या करूं? आपका इल्म क्या कहता है? बी आर, नाइस। तो मैं यहाँ पे बी आर यूज़ करूँगा। अच्छा, मैं अब अताउल्ला को थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हूँ। अच्छा, आप देखिए मैं उसको कैसे कंफ्यूज करता हूँ। ये देखिए मैंने वहाँ बी आर लगा लिया है लेकिन फ़ोन नंबर पासवर्ड ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं गए, क्यों? हमने एक ही के साथ लगाए हैं। नाइस। तो हमने लगाया ही नहीं है, जिसको भी हम नेक्स्ट लाइन पे करना चाहते हैं वहाँ पे हमें बी आर्स लगाने चाहिए। अच्छा, इसके साथ भी बी आर लगा लेते हैं ताकि बटन भी नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। मेक सेंस? अच्छा इसके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। आपको पता है फॉर एट्रीब्यूट किस लिए होता है? आ, जिस तरह स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, हर एक टैग के साथ आप स्टाइल एट्रीब्यूट दे सकते हैं। इस तरह आईडी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो आप हर एक एलिमेंट में दे सकते हैं। आईडी का एक स्पेसिफिक मकसद होता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यही समझे कि आईडी को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जिससे हम उस एलिमेंट को पहचानते हैं, इस इनपुट फील्ड को पहचानते हैं। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट इनपुट फील्ड्स हैं, टाइप तो इनका डिफरेंट है। चलिए मैं यहाँ पे एक और काम भी कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लेबल लिखता हूँ और लेबल में लेट्स से मैं फादर नेम लिख लेता हूँ कि फादर नेम आपका क्या है, कि फादर का गुड नेम क्या है। तो इनपुट फील्ड और इसका भी टाइप टेक्स्ट है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? हम फ़र्क कर सकते हैं? नो। तो इस आईडी से फिर हम फ़र्क कर सकते हैं। इसको हम आईडी दे देंगे नेम और इसको फिर हम आईडी दे देंगे फादर नेम, ठीक है। या इसको कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम आईडी दे सकते हैं। अच्छा, लेबल न किस लिए होता है? जब आप कोई अंधा है और वो वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो उसके लिए स्क्रीन रीडर्स की वो फैसिलिटी ब्राउज़र में मौजूद होती है। तो जब वो स्क्रीन रीडर लेबल रीड करता है ना, तो लेबल को हमने किसी इनपुट के साथ कनेक्ट करना होता है। HTML को हम कैसे ये बताएंगे कि ये जो इनपुट है ये जो लेबल है ये इस इनपुट के साथ कनेक्ट है? हम फॉर से बताएंगे। हम फॉर में लिखेंगे अगर इस नेम के लेबल में हम फॉर में जिस जिस इनपुट टैग की आईडी लिख लेंगे बस ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको नेम के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आईडी क्या दी है? नेम दी है, तो मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा। यहाँ पे मैं फादर नेम दे दूंगा और यहाँ पे मैं ईमेल दे दूंगा। मैंने अभी आईडी डिफाइन नहीं की हुई, मैं यहाँ पे आईडी भी डिफाइन कर लूँगा। तो ये सिर्फ आईडी के वैल्यू को देखता है और जिसकी आईडी में ईमेल पड़ा हो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट ऐसे नहीं होगा कि दोनों कोई कम्युनिकेशन करेंगे, नहीं, बल्कि उस स्क्रीन रीडर जब इस इनपुट फील्ड को पढ़ेगा तो वो इसके लेबल को पढ़ेगा। और प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमें जावास्क्रिप्ट में भी पता चलता है कि ये लेबल और ये इनपुट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ़ोन नंबर और आईडी इसकी है
फ़ोन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे आईडी पासवर्ड। समझ आ गई? अच्छा, इनपुट फील्ड में आपको पता है हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं। अक्सर हमें अंदर लिखा होता है कि आपने क्या देना है इस इनपुट फील्ड के अंदर। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। हम प्लेस होल्डर को भी यूज़ कर सकते हैं एंटर नेम। अब ये प्लेस होल्डर वैल्यू नहीं होती, अच्छा ये वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एक टेक्स्ट है जो अगर ये इनपुट फील्ड एम्प्टी है आपको बताएगा कि इसमें क्या आपने डालना है। तो यहाँ पे मैं हर एक के साथ प्लेस होल्डर को यूज़ कर लेता हूँ। एंटर फादर नेम, सेम हेयर प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल और यहाँ पे एंटर फ़ोन नंबर और यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए, एंटर पासवर्ड। Right, so when we come over here and we refresh it, all the placeholders are over here. अब ये ईमेल क्यों यहाँ पे आ रहा है, इसलिए कि हमने यहाँ पे br नहीं डाला हो, तो br डाल देते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। मेक सेंस? लेट्स से आप अपने एडिट में गए हैं ना, आप अपने प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं, आप मोबाइल में जाते हैं या वेब में जाते हैं, अपने प्रोफाइल को एडिट करते हैं, तो आपका जो नेम होता है वो ऑलरेडी उस फील्ड में मौजूद होता है, राइट? जैसे अताउल्ला है, वो अपना प्रोफाइल एडिट कर रहा है, तो नेम के अंदर वो उस इनपुट फील्ड के अंदर ऑलरेडी अताउल्ला लिखा होता है। वो अगर उसको चेंज करना चाहता है फेसबुक में या कहीं भी, तो उसको चेंज कर सकता है। तो उसको हम कैसे करेंगे? आप अगर किसी फील्ड में कोई वैल्यू लाना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट में वो वैल्यू देनी चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अताउल्ला वैल्यू है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अताउल्ला की वैल्यू वो यहाँ पे पड़ी होगी। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, अताउल्ला खान नियाज़ी, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। और किसी में भी हम ये दे सकते हैं। बाय द वे, लोग नियाज़ी जब वो देख लेते हैं तो इमरान खान, आप कोई लिंक है या मियांवाली के हैं आप? मैं देखा था वो मियाँ। अच्छा, तो ये नियाज़ी डिफरेंट जगहों पे रहते हैं? यस सर, मियाँवाली और ये खान है। अच्छा, ये ठीक। इसका कज़न है। लेकिन अगर कज़न नहीं है ख़ानदान का तो है ना। अच्छा, सो हम वैल्यू डाल सकते हैं। आपको पता है इवन पासवर्ड में भी हम एक वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं देख सकते ऑब्वियसली। लेट्स से इसका जो पासवर्ड है, सॉरी पासवर्ड वैल्यू है पासवर्ड की, वो लेट्स से नियाज़ी है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है, आज सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोई कोड में अपना पासवर्ड, किसी का पासवर्ड नहीं लिखता। तो ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसकी जगह खान लिख सकते हैं या ताउल्ला लिख सकते हैं, नो वरीज, ठीक है, कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। मैं अगर इसको सबमिट करूँगा, सो ये सबमिट होगा, दोबारा से वो रिफ़्रेश हो जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि लेट्स से नेम है और किसी ने अगर नेम, ईमेल और पासवर्ड नहीं दिया तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। खैर है, फादर नेम ना दे, नो वरीज। तो आप उस इनपुट फील्ड में आए ना, और इसको एक ऐसा एक एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, आप इसको दे सकते हैं। रिक्वायर्ड से पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है बास फील्ड्स ऐसी होती है जो एडिट आप नहीं कर सकते। यस सर। आपने देखा होगा यूज़र नेम किसी वेबसाइट में वो एडिट नहीं हो सकता, राइट? लेकिन आपको जब आप अपने अपडेट प्रोफाइल के उस पर चले जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होता है। तो किसी फील्ड इनपुट फील्ड को ऐसा सेट करने के लिए कि वो एडिट ना हो सके, आपको यहाँ लिखना होगा रीड ओनली। क्या लिखना होगा? रीड ओनली। जब आप रीड ओनली लिख लेते हैं ना, ये कोई भी वो नहीं लेता, कोई वैल्यू नहीं लेता, सिर्फ बस आप कह लें एम्प्टी एट्रीब्यूट है। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ ना, अब इस नेम को मैं एडिट नहीं कर सकता। ये देखिए, मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, बिकॉज दिस इज रीड ओनली। रीड ओनली
इसी के साथ ही एक और वो भी है डिसेबल्ड। आप अगर इसको डिसेबल करें ना तब भी वो नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके स्टाइल भी चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, आपको पता चल रहा है, इनपुट फील्ड नज़र आ रहा है लेकिन उसका स्टाइल ऐसा है कि वो डिसेबल लग रहा है। तो डिसेबल और दोनों में स्टाइल का भी कुछ फ़र्क है और जावास्क्रिप्ट में भी फ़र्क है। जब आप इस वैल्यूज़ को गेट करेंगे और इसको सर्वर पे भेजेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि रीड ओनली और डिसेबल में और क्या फ़र्क है। फॉर द टाइम बिंग यही फ़र्क समझे। अच्छा, चलिए बता देता हूँ वो फ़र्क, अगर किसी को समझ आए ठीक है, नहीं है तो नो वरीज। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इसमें जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको मिलती है जावास्क्रिप्ट में। जब आप किसी फील्ड को डिसेबल करते हैं फिर आपको वो वैल्यू, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दी है लेकिन वो वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको रीड ओनली कर लेता हूँ ना और फिर मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में मुझे वो वैल्यू मिलेगी। समझ आ गई? अच्छा, वैल्यू है और क्या है, रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूं कि कोई अगर इस इनपुट फील्ड नेम को ना देना तो फॉर्म सबमिट ना हो, तो इसके साथ मैं रिक्वायर्ड लिख लूँगा। इसी तरह मैं ईमेल को भी रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ और इसी तरह से मैं पासवर्ड को भी रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ। अब देखिए, सॉरी, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, पासवर्ड में ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है लेकिन नेम और ईमेल में नहीं है, तो मुझे क्या कहता है कि प्लीज़ फिल आउट दिस। ठीक है, मैं इसको फिल आउट करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ सफ़ीउल्लाह, और ईमेल नहीं देता वो मुझे। ईमेल को इसने वो कर लिया, ईमेल में मैंने दिया है रिक्वायर्ड, मैंने लेबल में दिया है, मुझे यहाँ पे देना चाहिए, नहीं सेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सफ़ीउल्लाह लिख लेता हूँ और फिर फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे ये कह रहे हैं कि ईमेल दे दें। मैं अगर इसमें सिर्फ सफ़ीउल्लाह दे दूँ ना, वो मुझे ये भी कह रहा है कि @ मिसिंग है, सारे वो वैलिडेशंस भी इस पे अप्लाई हो गए। मैं अगर वो दे दूँ तो वो कह रहा है इसके बाद कोई आपने कुछ नहीं लिखा। तो मैं अगर gmail.com लिख लेता हूँ तो वो एरर हट जाता है और हमारा फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइप ईमेल है। रिक्वायर्ड अगर ईमेल हो तो प्रॉपर ईमेल आपने देना होगा, ऐसे आप नहीं कर सकते। समझ आ गई? सो दिस वाज द रिक्वायर्ड। अब इसी पे ही अपने यार अभी तो टाइम है, हमने 1 घंटा भी नहीं किया। लेकिन उसमें बीच में आपने टास्क किया है ना, क्लास होने चाहिए थोड़ा बड़ा, नो या बस है? सही है। सिर्फ एक फील्ड पढ़ते हैं फिर बस करते हैं। आपको पता है आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। लिसन, मैं अगर लेबल डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ DOB और यहाँ पे मैं लिख लूँगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब कैसे मैं डेट लाऊंगा? बहुत आसान काम है। आप यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेना और उसको टाइप दे डेट। रिक्वायर्ड करना चाहते हैं रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, बस उसको डेट टाइप दे और यहाँ पे आए मैजिक देखें, ये देखिए, ये देखिए खुद डेट सेलेक्ट हो रहा है एंड सो ऑन। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे BR भी वो कर दूंगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आए और आपको सही तरीके से दिखाई दे। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ है, आप कोई भी डेट वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिछले उसको डिलीट वो डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा इनपुट टाइप डेट, और इसके थोड़े से एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है, फ्रॉम और टू है मेरे ख्याल से। इनपुट टाइप डेट, ID, नेम, लेबल एंड डेट, टाइप एट्रीब्यूट, यूज़र नेम। अगर मैं इसको वो करूं डेट, ये सारे टाइप्स आप दे सकते हैं, इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ डेट को वो करना चाहता हूँ। कहाँ है ये? ठीक है, मैं डेट में आ गया। चलें मैं और सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट टाइम लोकल। अच्छा, मैं ये देता हूँ इनपुट टाइप डेट एट्रीब्यूट्स।
सो फॉर टाइप आईडी नेम वैल्यू मिन और मैक्स, आप मिन और मैक्स दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी एक वैलिड डेट में देंगे। तो मैं अगर मिन चाहता हूँ ना, मिन, तो मैं यहाँ पे मिन दे सकता हूँ। आज कौन सी तारीख है? हाँ, या मैक्स, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है कि आज एक बंदा साइन अप कर रहा है वो कल पैदा हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कम से कम 10 साल का फ़र्क होना चाहिए। तो आज क्या तारीख है? 2022 है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2012। 2012 सिफर, एक 10 और 21 लेट से। सो इससे मैक्स वो जो इसका रेंज है वो ये होगा। तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे आ जाऊँ, इसको खोलूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है अक्टूबर 2012 से आगे सारे डिसेबल्ड हैं। मैं नहीं जा सकता, उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ। इसी तरह अगर आप मिन दे देना तो उससे पीछे फिर आपको दिखाई नहीं देंगे। मिन में जो डेट आपको दे देते हैं उससे पीछे फिर आपको दिखाई नहीं देंगे। सही है। आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम और इन HTML के टाइप्स, फॉर्म्स के जो एलिमेंट्स हैं, इनपुट टाइप्स है, को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसा करें, एक साइन अप फॉर्म बनाएं और उसमें ये सब करें, ठीक है। ऊपर प्रॉपर दे दें साइन अप फॉर्म, हेडिंग दे दें और फिर फॉर्म बनाएं, फिर बटन बनाएं, और दैट्स इट। इंशाल्लाह मैं टास्क भी अपलोड करूँगा, फिर उस टास्क को भी घर में कर लो। That's it for today. Inshallah, see you tomorrow.